चलो ग्राफ के बाद समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ और डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको ड्रॉ किया जाता है। तो उसका पहला इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो ग्राफ के अंदर और डायग्राम के अंदर हम जो भी चीजें इजी करते हैं, तो इसके लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रिसीव्ड डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है, वो चीजें कैसी बनाई जाती है, इजियर, किस तरह से, बाय वे ऑफ अ डायग्राम। और जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को क्या किया जाता है, यहाँ पे कम किया जाता है। दैट्स व्हाई लेस कंफ्यूजिंग एंड क्लियर अनक्लियर डेटा को हम क्लियर डेटा करते हैं वे ऑफ ग्राफ और डायग्राम। सेकेंड, हम इसके द्वारा क्या जान सकते हैं, ट्रेंड। ट्रेंड के अंदर आपको पता होगा कि अभी कौन सी चीज ट्रेंड में चल रही है, किस चीज का महत्व ज्यादा है इस वक्त पे, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। तो इस प्रकार के ट्रेंड को अगर जानना है मार्केट के अंदर या तो इकोनॉमिक स्टडी के अंदर, तो सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर ओवर अ वेरियस ईयर, यानी कि अलग अलग सालों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द सिंगल डायग्राम और अ ग्राफ। डायग्राम और ग्राफ के द्वारा हम जान सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि किसी चीज का सेल आप देख रहे हो कि लास्ट मंथ यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे हुआ, नेक्स्ट मंथ यहाँ हुआ, नेक्स्ट मंथ यहाँ पे हुआ, तो ये आप मार्केट में वो ट्रेंड समझ रहे हो कि इस प्रोडक्ट का ट्रेंड धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये चीज ट्रेंडिंग में चल रही है, तो दैट इज ट्रेंड। थर्ड, चेंजेस। चेंजेस यानी बदलाव, जो भी चेंजेस ऑक्योरिंग इन अ वेरियस सेक्टर, हमारे जितने भी सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, इन सेक्टरों के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं ऑफ इकोनॉमी कैन बी ऑल्सो इजीली अंडरस्टूड, यानी कि उसको इजीली समझ सकते हैं। फोर्थ वन इज अ कंपैरिजन, खास करके ये कि हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास दो डेटा दिए गए हैं, ये कोई भी ए प्रोडक्ट नाम की जो सेल है और ये बी नाम की प्रोडक्ट की सेल का डेटा है, तो उन दोनों को हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जनरली बार डायग्राम, वो भी क्लस्टर बार। क्लस्टर बार में हम देख सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पे सेल यूनिट लिखे हैं कि इस महीने में ए नाम की प्रोडक्ट है, उसका सेल इतना हुआ, बी नाम की प्रोडक्ट का सेल इतना हुआ। नेक्स्ट हम दूसरे महीने में देखें तो ए नाम की प्रोडक्ट का सेल बढ़ गया, सामने बी नाम की प्रोडक्ट का सेल क्या हो गया, कम हो गया। तो इस प्रकार की हम कंपैरिजन इजीली समझ सकते हैं, कैन बी इजीली ड्रॉन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इकोनॉमिक एंड पैरामीटर बिटवीन द, अलग अलग ग्रुप के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस के बीच में, रीजन, सेक्टर एज वेल एज टाइम पीरियड्स, यानी कि किस साल में उस चीज का क्या, हम मान लो कि फीडबैक था, तो उसकी कंपैरिजन हम समझ सकते हैं। आई होप पहले 3 या 4 जो भी आपको इंपॉर्टेंस समझाए वो समझ आ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स जो है, उसमें पहला पॉइंट क्या है, देखो फिफ्थ नंबर का, when many aspect of the economic which are found appropriately difficult, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इस डिफिकल्ट चीजों को, इस पैरामीटर को थ्रू डायग्राम और ग्राफ हम क्या कर सकते हैं, उसका टाइम और एफर्ट इजीली बचा सकते हैं। यहाँ पे दो लोगों का टाइम और एफर्ट बचेगी, एक जो भी डेटा प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो भी डेटा समझा रहा है, टाइम एंड एफर्ट ऑफ द पैरामीटर इज एक्सप्लेनिंग एंड ऑफ द रीडर इन अंडरस्टैंडिंग दिस एस्पेक्ट इज सेव्ड। यानी कि मान लो कि एग्जांपल समझाता हूं, आपके पास ये पीपीटी है, तो ये मैंने पीपीटी किस में से बनाई हुई है, टेक्स्ट बुक में से। तो 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक आप रीड करने बैठोगे तो उसमें सब एक समान दिखेगा, ना तो कोई ऐसे अलग से कलर किए हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या किया है, हाईलाइट किया है, कलर किया है, तो मेरा और रीड करने वाला दोनों का टाइम और एफर्ट क्या हो जाती है, यहाँ पे सेव हो जाती है बाय वे ऑफ डायग्राम और ग्राफ। तो ग्राफ और उसमें भी हम डेटा को सामने वाले को समझाने में और सामने वाला समझने में क्या हो सकता है, इजी हो सकता है। 6 पॉइंट है सर्टेन डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स, यहाँ पे आपके स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, प्रिंसिपल्स यानी कि रूल, लॉ, जो भी हमारे लॉज होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो रूल इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी समझा है, देखो कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड, ये आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। जब भी किसी चीज की प्राइस क्या होती है, बढ़ती है, तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम।
जब भी किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज। तो डिमांड इंक्रीज नहीं बोलते हैं, डिमांड को क्या बोलते हैं, डिमांड का एक्सपांशन होना या तो डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन होना। तो ये इजीली प्रिंसिपल समझ सकते हैं सप्लाई का और डिमांड का। उसी तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, सप्लाई एटसेट्रा भी समझ सकते हैं वे ऑफ पिक्चर एंड डायग्राम। और जितने भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो या तो मैक्रो, दोनों इकोनॉमिक्स मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर भी जो भी क्लासिफाई करते हैं, वे ऑफ अ टाइम सीरीज ऑफ अ ग्राफ एंड फॉर इंस्टेंस एंड द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि थोड़े टाइम के लिए और लंबे वक्त के लिए जो भी इनरेगुलर, रेगुलर या तो इनरेगुलर क्या आता है, फ्लक्चुएशन, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, फिर हमारा लॉन्ग या शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। तो इन चीजों को वे ऑफ अ ग्राफ और डायग्राम इजीली समझ सकते हैं और हमारे टाइम को भी बचा सकते हैं। समझ आ गया सबको? नेक्स्ट जो भी हमारे लास्ट पॉइंट हमने समझे, फिफ्थ पॉइंट में क्या समझना था, डिफिकल्ट, जो भी हमें प्रेजेंट करने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है वो यहाँ डिफिकल्टी होगी नहीं। जो रीडर है उसका टाइम और एफर्ट, रीडर और प्रेजेंटर दोनों की एफर्ट और टाइम बच जाएगा। इजीली क्या समझ सकते हैं, प्रिंसिपल्स रूल समझ सकते हैं, जैसे कि सप्लाई और डिमांड का जो भी रूल है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का। लास्ट पॉइंट क्या समझा, तो अलग अलग प्रकार के जो फ्लक्चुएशन है वो हम इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस कंप्लीट होता है। अब हमारा जो पॉइंट है वो है कि भाई आपको डायग्राम और ग्राफ का इंपॉर्टेंस समझ आ गया। अब अगर आपको बोला जाए कि उसको ड्रॉ करना है तो आप किस तरह से उसको ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ ऐसा ही नहीं कर देना है, ड्रॉ करते टाइम आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखनी है। तो कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, देखो, एस्पेक्ट टू बी द कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम और अ ग्राफ, यानी कि किस चीजों को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको ड्रॉ करनी है। पहला पॉइंट, चॉइस ऑफ द टाइम, खास करके ये देखो, जीवन में मेन चीज तो यही है, आप कहीं ना कहीं हैप्पी या तो सैड इस वजह से होते हैं, चॉइस की वजह से। आपकी चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि आप खुश हो, ना कि दुखी। तो उसी तरह से ग्राफ और डायग्राम ड्रॉ करते टाइम पे उसको हम, जो भी प्रेजेंटेशन अच्छा बने उसके लिए हमारी चॉइस मायने रखती है कि हम किस तरह से उसको चूज करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम पाई डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं और बार डायग्राम के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी चॉइस होती है कि हम किसको बेहतर रूप से प्रेजेंट कर पाएंगे। सो द राइट टाइप ऑफ द डायग्राम और अ ग्राफ मस्ट बी चूजन टू मेक अ पिक्चर मोर इफेक्टिव, यानी कि आप जो चीज प्रेजेंट करना चाह रहे हो बहुत ही इफेक्टिवली प्रेजेंट हो, उसके लिए आपकी चॉइस इंपॉर्टेंट है। सर्टेन कुछ डेटा ऐसे होते हैं कैन बी प्रेजेंटेड, मैंने अभी एग्जांपल दिया, कुछ डेटा ऐसे हैं जिसको आप बार डायग्राम के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बार डायग्राम देखा है, एक्स और वाई एक्सिस पे ऐसे हम बार बनाते हैं, तो उस डेटा को बार के थ्रू भी इजीली समझाया जा सकता है। एज वेल एज पाई डायग्राम, पाई डायग्राम आपने देखा हुआ है, इस तरह से हम पार्ट कर देते हैं 360 डिग्री को। तो दोनों में से कौन सी चीज अच्छी दिखेगी उसका हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस। तो वो चॉइस आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसको बेहतर दिखाओगे या इसको बेहतर दिखाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट चॉइस। सेकंड क्लैरिटी, खास करके ये पॉइंट जो है ना वो आपकी बोर्ड के अंदर जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम पेपर के आंसर शीट के लिए भी लागू होता है कि आपकी आंसर शीट भी कैसी होनी चाहिए, एकदम क्लियरिटी वाली। घुमा घुमा के बना बना के लिखने का कोई मतलब रहेगा नहीं अगर अप्रोप्रिएट वर्ड शब्द यूज नहीं किए। तो ये सामने वाला इंसान पढ़ा लिखा है, सामने वाला जो इंसान इकोनॉमिक का पेपर मान लो कि चेक कर रहा है तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ के आया है, ऐसे ही वहां पे पेपर चेक करने के लिए नहीं बैठा है। तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि पेपर को उस वे से लिखे कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए, अपने पेपर के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। तो उसी तरह से आप ग्राफ या डायग्राम ड्रॉ करते हो तो पिक्चर मस्ट बी लुक नीट, आपका पिक्चर एकदम नीट, मतलब कुछ नहीं दिखना चाहिए वो वाला नीट नहीं, साफ सुथरा दिखना चाहिए और क्लियर दिखना चाहिए। उसके अंदर अपने को सामने वाला समझने के लिए बैठा है तो उसको इजीली समझ आ जाना चाहिए। अगर पिक्चर देख के भी अपने को पूछ रहा है इसका मतलब हमारी क्लैरिटी उतनी है नहीं। हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर यूज कर सकते हैं, शेप यूज कर सकते हैं, maybe use to denote the various components of the picture। तो सेकेंड पॉइंट क्लियरिटी। थर्ड खास इंपॉर्टेंट, स्केल एंड मेजरमेंट, यानी कि आप जब भी डायग्राम
या तो ग्राफ ड्रॉ करते हो तब आपको मेजरमेंट और स्केल यूज करना होता है। हम जनरली जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे मान लो कि मैंने ईयर शो किए हैं और यहाँ पे किसी चीज की, मान लो कि चॉकलेट है तो उसकी प्राइस शो की है, या तो उसका सेल शो किया है, चलो प्राइस नहीं सेल, कि इस महीने में कितना सेल हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड मेजर स्केल, कि मैंने ओ एक्स के ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू मंथ या तो ईयर, यहाँ पे ईयर लिखा है तो मैं यहाँ दिखाऊंगा कि मैंने ईयर शो किया है। ओ वाई के ऊपर मैंने क्या शो किया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, मान लो कि जो भी स्केल यूज की है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने शो किया है, तो 5 यूनिट सेल किए हैं तो 5 यूनिट, तो इस हिसाब से आपको शो करना होता है, दैट इज कॉल्ड स्केल एंड मेजर टू मेक अ पिक्चर लुक अप्रोप्रिएट, ताकि सामने वाला देखने वाला समझ जाए कि भाई इंसान ने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मतलब ईयर शो किया है, कहाँ पे, ओ एक्स के ऊपर, ओ वाई के ऊपर क्या ये शो किया है, यूनिट शो किया है, जो यूनिट क्या किए गए हैं, सेल किए गए हैं। तो आप कहीं ना कहीं जो मेजर और स्केल जो है उसकी साइज स्केल मस्ट बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द डेटा, कि आपके डेटा में डेटा आपको दिया होगा। ये क्यों समझाया जा रहा है इतना डिटेल में, क्योंकि आपकी बोर्ड की एग्जाम में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन मान लो कि आएगा, जिसके अंदर आपको किसी एक टाइप का या तो ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है वो अभी से समझ लो, ठीक है। चलो, वरना 5 मार्क्स भूल जाओ, और मैं तो कहता हूँ ये 5 मार्क्स कभी भी जाने ही नहीं चाहिए। ये 5 मार्क्स तो एकदम मतलब अभी से गिन लेने चाहिए कि भाई 5 मार्क्स तो अभी से लिख लो, इसमें मैं कोई गलती नहीं करूंगा। चलो, क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसमें, 4th पॉइंट एस्पेक्ट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सिस, खास क्या शो करना होता है अपने को, एक्सिस शो करनी होती है, अभी मैंने जो समझाया वो, एंड मस्ट बी डिनोटेड एंड द रिप्रेजेंटेड विद द अप्रोप्रिएट डिटेल, यानी कि आपने यहाँ पे शो किया है एक्स वाई, तो यहाँ पे लिखो भाई साहब कि मैंने यहाँ पे ईयर शो किया है, मैंने यहाँ पे मंथ शो किया है, सामने वाला यहाँ पे लिखा है 1991 2001, तो ये क्या है, रुपीज है, डॉलर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, नहीं, क्या है, ईयर है। यहाँ पे आपने लिखा है जैन, तो जैन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, नहीं, क्या लिखा हुआ है, मंथ, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि ओ एक्स के ऊपर मैंने क्या शो किया है, ईयर, ओ वाई के ऊपर मैंने यहाँ क्या शो किया है, सेल, तो ये डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। तो 4th पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्स, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। 5th पॉइंट है डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ द डेटा। अब सोर्स ऑफ द डेटा क्या होता है, तो सोर्स यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है वो कहाँ से आई, क्या आपके पड़ोसी ने बताई है, क्या आपके फ्रेंड ने बताई है, तो वो सोर्स नहीं, सोर्स यानी कि ऑथेंटिक सोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर किसी गांव के लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है, लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो वो लिटरेसी रेट का डेटा हमारे पास जो होगा वो किसी ना किसी गवर्नमेंट के पास से हमने लिया होगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर 10 साल के अंदर सेंसस कंडक्ट कराती है, सेंसस यानी कि जनगणना, हर 10 साल में कितनी जनसंख्या कंट्री में रह रही है उनके डेटा को कवर किया जाता है। तो ये मान लो कि डेटा अपने पास लेटेस्ट कौन सा होगा, पिछले टाइम कब हुआ था सेंसस, 2011 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से हुआ नहीं है, तो हमारे पास जो डेटा होगा वो कब का होगा, 2011 का सेंसस का। तो यहाँ पे लिखो सोर्स की सेंसस ऑफ 2011, तो क्लियरली समझ आ जाएगा कि हमारे पास जो डेटा टेबल है वो कौन से सोर्स में से यूज किया गया है, और सोर्स का डेटा बताना जरूरी है, और वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल और ऑथेंटिक। अगर रिलायबल और ऑथेंटिक नहीं है तो हम कहीं ना कहीं वो डेटा के सोर्स के बारे में यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सोर्स के बारे में नहीं लिखा मतलब ये ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, बना के मन गिनत है। एंड 6th पॉइंट है मेथड कैलकुलेशन ऑफ द डेटा,
कि आपने यहाँ पे डेटा शो किया तो उसके पीछे कौन सी मेथड यूज की है, कौन सा कैलकुलेशन यूज किया है। तो देखो, when the picture is not drawn from the self explanatory, खास याद रखना, अगर कोई ऐसा डेटा है जो सामने वाला खुद नहीं समझ पाएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बस इट्स ड्रॉन फ्रॉम द डेटा, सिंप्लीफाई विद द स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज, उसमें स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, अप्रोप्रिएट स्टेट द स्टैटिस्टिकल मेथड, ब्रीफली समझानी पड़ेगी। बहुत सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं। अगर आपने पाई डायग्राम ड्रॉ किया है, पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई डायग्राम कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। मान लो कि अपने पास कोई यूनिट है और वो यूनिट है 20, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री के अंदर। तो हम यहाँ पे उसको मेथड शो करेंगे कि भाई 20 मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, डिवाइड करेंगे 100 से, और जो आंसर आएगा वो हमारा डिग्री होगा, और उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। तो मैंने ये मेथड शो की। क्या मेथड शो की कि मैंने ये डिग्री कौन सी कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर लाया हूँ, तो इस मेथड के हिसाब से। चलो क्लियर हो रहा है। तो एस्पेक्ट में फोर्थ एस्पेक्ट कौन सा था, रिप्रेजेंटेशन एक्सिस का। नेक्स्ट डेटा टेबल और सोर्स के बारे में बताना है, कैसा होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, मेथड शो करनी है, कैलकुलेशन जो किया है हमने डेटा उस। चलो एकदम इजी है। एस्पेक्ट अगर आ गए तो बहुत ही इजी वे से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख सकते हो। मेन शब्द याद रखना, आंसर आपका एकदम सही होगा अगर मेन वर्ड कीवर्ड यूज किए हैं। चलो अब समझते हैं टाइप ऑफ डायग्राम की, कितने प्रकार के डायग्राम्स होते हैं। तो मेनली बहुत सारे प्रकार के डायग्राम के हमें टाइप दिए हैं, जैसे कि पिक्टोग्राफ हो गया, स्कैटरग्राफ हो गया, लाइन डायग्राम जिसको हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं, सर्कल हो गया, बार डायग्राम हो गया, पाई डायग्राम हो गया। लेकिन अपने को इतने सारे के बारे में पढ़ना नहीं है, तो हमें इस चैप्टर में कितने बार टाइप्स के डायग्राम के बारे में पढ़ना है, तो हमें एक तो पढ़ना है पाई डायग्राम के बारे में, पाई के बाद अपने को पढ़ना है बार डायग्राम, और बार के बाद अपने को पढ़ना है टाइम पीरियड वाला लाइन। तीनों का एक एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे मान लो कि कोई ईयर लिखा है कि 1991, 1992, 1993। यहाँ पे कोई भी चीज डेटा दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, गैप देखना 5-5 की हमने गैप रखी उस तरह से। यहाँ पे हम शो करेंगे कि भाई इस साल में कोई भी चीज 10 थी, इस साल में बढ़ के 15 हुई, इस साल में कम होके 5 हो गई, तो ये हम इस तरह से ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार की जो टाइम पीरियड वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन डायग्राम या तो टाइम पीरियड डायग्राम। उसके बाद होता है बार। बार क्या होता है, जहां पे हमें सर वो चीज मिलती है वो वाला बार नहीं, यही डेटा को हम यूज कर रहे हैं 1991, 1992, 1993, 5, 10, 15। पहले साल कितना था 10, तो 10 पे जाके ऐसे एक क्या बना देने का, बार, इसको बोलते हैं बार, वो वाला नहीं। दूसरे डेटा में हम कहां तक पहुंच गए थे, 15 तक, तो यहाँ पे अपने को क्या करने का, 15 तक बार पहुंचाने का, यहाँ पे 5 तक, तो ये क्या हो गया, बार डायग्राम। तीसरा होता है पाई डायग्राम। अभी मैंने समझाया था कि हमें इस प्रकार का सर्कल होता है, उसको हम इस तरह से अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पाई डायग्राम। समझ आ रहा है। तो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर कितने टाइप्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, पढ़ने कितने हैं, सिर्फ 3। चलो, जिसमें से पहला हमारा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। अभी मैंने समझाया था कि अगर यहाँ पे टाइम दिया हो, यहाँ पे टाइम के स्वरूप में मंथ दिए जा सकते हैं, ईयर दिए जा सकते हैं, वीक के नाम भी दिए जा सकते हैं, मंडे हो गया, संडे हो गया, ठीक है। तो उस तरह से टाइम, तो इस प्रकार से डॉट करके उसको ज्वाइन करके इस प्रकार के डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। कौन सा, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। चलो, पिक्चर विच इज शो द शेप और स्लोप। याद रखेंगे, ऐसा पिक्चर जिसमें कोई ना कोई शेप दिखा रहे हैं, या तो कोई स्लोप, स्लोप ऐसे भी हो सकते हैं ऊपर जा रहे हैं, स्लोप नीचे भी जा सकते हैं, of the relation in the economic relationships in the economic between two variable, यानी कि दो वेरिएबल दिए हैं। कौन से वेरिएबल,
एक्स एंड वाई। उसके ऊपर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कहीं ना कहीं शेप या तो स्लोप शो कर रहे हैं, ऑफ्टन ड्रॉन फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। हम देखते हैं ना डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व हम पढ़ के आए हैं कौन से स्टैंडर्ड में, 11th के अंदर। हम ऐसा करते थे जिसके अंदर एक कर्व बनाते थे, जैसे कि यह कर्व नीचे आ रहा है तो यहाँ पे लिखते थे कि डिमांड कर्व। कई बार ऐसा होता था कि भाई डिमांड कर्व ऊपर भी जा रहा है, तो इस तरह से डिमांड और सप्लाई कर्व ड्रॉ करते थे। यहाँ पे डॉट डॉट होते थे, आपने देखा होगा, एकदम सीधे नहीं होते हैं, तो उस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, समझ चुके हैं, इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस को बोलते हैं, वाई एक्सिस को डिपेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट एक्सिस वाई, इंडिपेंडेंट एक्सिस एक्स। समझाया था इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं और डिपेंडेंट किसको बोलते हैं। यस, एंड इकोनॉमिक्स ऑफ्टन यूज अ लाइन डायग्राम एंड रिप्रेजेंटिंग टाइम बेस्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रेंड ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ पे अपने को ट्रेंड समझ आ रहा है, ये चीज क्या समझा रही है, ट्रेंड कि धीरे धीरे एक सिटी जो है वहां पे मंथली रेनफॉल क्या होता जा रहा है, पहले 5 फिर 4 3 यानी कि कम हो रहा है। तो एक सिटी नंबर 1 सिटी नंबर 2, तो दोनों में अपने को ट्रेंड समझ आ रहा है कि मंथ वाइज ट्रेंड कैसा चल रहा है। एंड फॉर एग्जांपल साइज ऑफ द पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइम पीरियड, रेट ऑफ द इन्फ्लेशन, महंगाई का जो भी हम पीरियड समझ सकते हैं कि कौन से ईयर में कौन से महीने में कितनी महंगाई हुई, ये वो, लिटरेसी रेट इन अ वेरिएबल। तो इस प्रकार के डेटा को हम इस डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। चलो और डिटेल में समझाएंगे यहाँ पे एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल यही सम ले लो, यही सम इस प्रकार का सम आया था 2023 में। 2023 के अंदर 5 मार्क्स में एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जिसके अंदर आपको एक डेटा टेबल, आपको ये डेटा टेबल दिया होगा, ये डेटा टेबल आपको खुद बनाना नहीं है, डेटा टेबल आपको दिया है, लेकिन आपको खास रीड करना है। क्या कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसका टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम ड्रॉ करो। क्योंकि हम क्या करते हैं, डेटा देखा सीधा ऐसा बार बनाने लगते हैं, चलो ये खत्म। फिर एग्जाम के बाद बच्चे मेरे को आके मिलते हैं और बोलते हैं सर क्या डायग्राम पूछा था। मैंने बोला कौन सा डायग्राम ड्रॉ करके आया, तो बोलते हैं बार डायग्राम सर। फिर बेचारे को बहुत पछतावा होता है जब क्वेश्चन पेपर में दिखता है कि अरे अपनी किस्मत तो फूटी हुई है, क्योंकि कौन सा पूछा था, टाइम बेस्ड। क्यों, क्योंकि जल्दबाजी। पहले ठीक से रीड करो, समझो। तो देखो पहला काम क्या करना है, डेटा टेबल को समझना है। डेटा टेबल के अंदर हमें एक दिया है डिकेट, अपने को पता है डिकेट टाइम कोई भी हो तो वो कौन सा एक्सिस हो जाता है, एक्स, ये कौन सा हो जाएगा, वाई एक्सिस। अब हमें ड्रॉ करते टाइम खास ध्यान रखना है कि हमें, ये देखो मैंने अलग से मेंशन कराया है, हम स्केल और मेजरमेंट प्रॉपर यूज करेंगे। मेरे को पता है कि मेरे को ये एक्स एक्सिस पे शो करना है, दिस इज कॉल्ड ओ एक्स। ओ एक्स पे मैं कितना डिस्टेंस रखूंगा, देखो यहां से स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, तो फर्स्ट मैंने 1951 से 61 का डिकेट यूज किया, फिर 1 सेंटीमीटर की गैप के बाद यानी कि 1 सेंटीमीटर टाइम पीरियड के बीच में मैंने कितनी सेंटीमीटर की गैप छोड़ी है, 1 सेंटीमीटर। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे देखो सबसे पहले ये डेटा को जाना कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 17, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 24। इससे एक चीज समझ आ गई, क्या, इससे ऊपर मान लो कि 25 तक जाना है या तो 30 तक जाना है, यानी कि अपने को 25 अगर यूज करना है तो 5-5 की गैप रखेंगे, या तो 30 का तो 10-10 की गैप रखेंगे। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे y के ऊपर 5-5 की गैप रखना चालू कर दिया, 5 10 15 20 25 30। अब यहाँ पे समझ आ जाएगा कि 1 से लेके 5, 5 से लेके 10, तो अपने को पहला डेटा क्या दिया है 51 to 61 में, ये क्या है समझ आ रहा है, ये है परसेंटेज ग्रोथ, कहाँ का, इंडिया की पॉपुलेशन का, कब से 51 से। अब आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से लिया है डेटा, तो ये डेटा का सोर्स है, देखो अभी हमने प्रीवियस समझा था ना, तो सोर्स यानी ये डेटा कहाँ से हमने लिया है, तो ये हमने यूज किया है सेंसस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जनगणना जब हुई उस जनगणना के हिसाब से हम कंपैरिजन कर रहे थे कि भाई 51 से 61 में पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ 21.64, तो यहाँ पे हमने 21.64 पे क्या कर दिया डॉट। अभी भी बोल रहा हूँ टाइम बेस्ड लाइन है तो वो बार ड्रॉप करना मत, वरना रॉन्ग हो जाएगा।
तो अपने को 61 टू 71 में कितना दिया है 21.80, तो 24.80, तो यहाँ पे 24.80 पे जाके क्या करना है डॉट। फिर इसी तरह से सब डेटा के हिसाब से डॉट बनाने के बाद ये जो लाइन है ना वो ऐसे ही मत खींच देना, क्या यूज करना है स्केल यूज करना है, ठीक है। तो स्केल से प्रॉपर एकदम मस्त दिखना चाहिए अपना डायग्राम। हम यहाँ पे दोनों चीज लिख रहे हैं, देखो ओ एक्स पे हमने क्या शो किया है टाइम पीरियड, टाइम की जगह पे आप यहाँ पे ईयर भी लिख सकते हो क्योंकि ये ईयर ईयर्स है, या तो यहाँ पे जो नाम लिखा है ना वो भी लिख सकते हो, क्या लिखा हुआ है डिकेड्स, डिकेड यानी 10 साल का पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे शो करना है कि मैंने एक्स के ऊपर टाइम पीरियड शो किया है, वाई के ऊपर क्या शो किया है तो ग्रोथ रेट किसका पॉपुलेशन किसमें है, खास करके ये मेजरमेंट कि भाई ये क्या है 5-10 किलोमीटर है 5-10 सेंटीमीटर है, नहीं क्या है परसेंटेज है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ देखो ओ वाई इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5%। तो इस तरह से बहुत ही इजी वे से आप टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम ड्रॉ करके पूरे 5 मार्क्स प्राप्त